नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से अभिनंदन है, फिर से स्वागत है। आज जितने जितने लोग अपने नौकरी को लेकर या अपने व्यवसाय को लेकर तनावग्रस्त नहीं हैं, जितने लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं हैं, उससे ज़्यादा तो युवा वर्ग अपने वैवाहिक कार्य को लेकर, अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं। क्योंकि युवाओं की उम्र बढ़ती जाती है लेकिन वैवाहिक कार्य नहीं होते, और इसको लेकर युवा वर्ग के माँ बाप भी परेशान रहते हैं, वो स्वयं भी परेशान रहते हैं। उनको अच्छी नौकरी तो मिल जाती है, वो शिक्षा को भी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं, वो अपने व्यवसाय की शुरुआत भी कर लेते हैं और उनके पास सब कुछ सहजता से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन जीवन भर साथ निभाने वाला जीवन साथी उनको सहजता से नहीं प्राप्त होता। या कुछ ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं जिनकी समय से वैवाहिक कार्य तो हो जाता है, लेकिन जो जीवन साथी मिलता है उससे उनकी पटती नहीं है। उनके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह के मतभेद पैदा हो जाते हैं, कलेश बना रहता है, परिवार में झगड़ा रहता है, और उसके कारण उनको या तो अपने माँ बाप से अलग रहना पड़ता है या फिर एक दूसरे के साथ ही अलग होने को विवश होना पड़ता है। और उसके कारण कई बार तो कोर्ट कचहरी और लड़ाई झगड़े की शुरुआत हो जाती है। तो आज का युवा वर्ग अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर, अपने वैवाहिक कार्य को लेकर बहुत सा ज़्यादा त्रस्त रहता है, और इसके लेकर धीरे धीरे एक तनाव की स्थिति बनती चली जा रही है। क्योंकि विवाह होगा तो गृहस्थ की शुरुआत होगी, विवाह होगा तो संतान को जन्म दे पाएंगे, माँ बाप बन पाएंगे, विवाह होगा तो संतान के विषय में सोच पाएंगे। लेकिन आजकल विवाह ही नहीं हो पा रहा है तो दाम्पत्य जीवन का कैसे सोचेंगे, बच्चों के विषय में कैसे सोचेंगे। और इसलिए एक समस्या ये भी खड़ी होती जा रही है कि स्वयं माँ बाप तो 60-65 के हो जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे तब 20 साल की उम्र ही पास नहीं कर पाते, 20 साल की उम्र को क्रॉस नहीं कर पाते। और ऐसे बहुत सारे देखने में आपको मिल जाएंगे जिनके जो बच्चे 20-22 साल के होते होते अपने एक माँ बाप में से किसी को गंवा बैठते हैं। तो ये एक गंभीर स्थिति बनती चली जा रही है। यदि ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो वैवाहिक कार्य के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए हम मुख्यतः जो शुक्र को देखते हैं, बृहस्पति को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, और उसके बाद बारी आती है मंगल ग्रह को। यदि हमारे जन्म कुंडली का चौथा भाव सक्रिय है, शुभ प्रभाव से युक्त है, इसके साथ ही दूसरा भाव भी सक्रिय है, 12वां भाव सक्रिय है, क्योंकि 12वां भाव गृहस्थ सुख का, शारीरिक सुख का होता है, वो सक्रिय है, तो सहजता से वैवाहिक कार्य हो जाते हैं। ऐसे आज से 20-25 साल पहले तो ज़्यादातर जो युवा वर्ग थे उनकी विवाह कार्य था वो 20-22 साल के आसपास हो जाता था। लेकिन अब तो एक वर्ग ऐसा आगे संख्या में बढ़ता जा रहा है जो अपने विवाह को लेकर ही परेशान नहीं, वो 35 से 40 साल के ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर भी उनका वैवाहिक कार्य नहीं होता। तो अब हम कह सकते हैं कि या तो हमारा सप्तम भाव सक्रिय नहीं होता, दूसरा भाव काम नहीं करता, 12वें स्थान की सक्रियता पैदा नहीं होती, या फिर विवाह कारक जो ग्रह हैं जिसमें शुक्र है, बृहस्पति है, चंद्रमा है और मंगल है, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, या फिर ये अशुभ ग्रहों से युक्त हो जाते हैं। क्योंकि एक उम्र होती है, उम्र तक शुक्र बृहस्पति अपना पूरा प्रभाव देखते हैं, इसीलिए उम्र के हिसाब से हमारे शरीर पर यौवन का उभार आता है, सौंदर्य आता है, दूसरों के प्रति आकर्षण शक्ति विकसित होती है, दूसरों को हम आकर्षित कर पाते हैं या स्वयं उनके वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उम्र की वो सीमा पार होती है, ये ग्रह मध्यम प्रभाव दिखाने लगते हैं, निष्क्रियता में जाने लगते हैं, और इसलिए वैवाहिक कार्य के प्रति हम उतने उत्साह नहीं रखते या फिर हमें उतना सहयोग नहीं मिलता। एक चीज़ और भी देखी ये गई है कि यदि शुक्र को राहु और सूर्य का प्रभाव पीड़ित कर रहा हो, शुक्र का मेल राहु और सूर्य के साथ बन गया हो, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर अनायास अहम की स्थिति आती है। वो रिश्ते जब आते हैं तो उनको इनकार कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, या फिर अपनी कंडीशन ला देता है। उसके कारण धीरे धीरे वैवाहिक जो उम्र निकलती चली जाती है, और अपने शरीर के ऊपर प्रौढ़ता के लक्षण आने लगते हैं, बुढ़ापे के, और अपने विचारों में भी तारतम्यता नहीं रहती, और हम अपने झूठे अहंकार के कारण
झूठे अहम के कारण ही बहुत सारे रिश्तों को रिजेक्ट कर देते हैं और इससे शुक्र की अशुभता में बढ़ोतरी होती चली जाती है। इसी तरह जब शुक्र के ऊपर उनके और दूसरे शत्रु ग्रह राहु केतु प्रभाव देते हैं, मंगल यदि इसमें प्रवेश कर जाते हैं तो शारीरिक संबंध तो बन जाते हैं, दूसरे लिंगियों के साथ संबंध तो स्थापित हो जाते हैं, लेकिन वो संबंध स्थायी नहीं रहते, इसलिए कुछ समय तक चलते हैं फिर टूट जाते हैं। इसको हम प्रेम विवाह की एक पहला पड़ाव कह सकते हैं, या फिर लिव इन रिलेशन कह सकते हैं, या यौनाचार कह सकते हैं, या स्वतंत्र लिव इन रिलेशन की स्थिति कह सकते हैं। और ऐसी स्थितियाँ भी अब निरंतर बढ़ती चली जा रही है। या फिर कई बार देखने में आया है कि यदि बृहस्पति जो विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बृहस्पति हमें विवेक बुद्धि देते हैं, हमें सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं, दूसरों के प्रति सामंजस्य स्थापित करने की हमें क्षमता देते हैं। लेकिन जब यही बृहस्पति अशुभ ग्रहों के कारण अशुभ प्रभाव देने लग जाए तो भी स्थिति विकट बन जाती है। और बृहस्पति की अशुभता तो राहु और केतु के साथ भी हो सकती है, बृहस्पति की अशुभता बुध के कारण भी हो सकती है, मंगल भी बृहस्पति को गलत सोचने के लिए बाध्य कर सकते हैं। और ऐसे में एक तो पहली चीज़ है कि व्यक्ति का शरीर ही बेढंगा होने लगता है, उसके ऊपर बुढ़ापा छाने लगता है या मोटापा आ जाता है। मोटापा भी वैवाहिक कार्यों का पहला बाधक कारक बन जाता है। और शीघ्र वयस्कता आने से भी एक दूसरे के प्रति आकर्षण घट जाता है, हम सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते, तो इसके कारण भी वैवाहिक कार्यों में विलंब आता रहता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मित्रों के फ़ोन आते हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन विवाह करने के लिए उपयुक्त जीवन साथी नहीं है, और इसके कारण वो हजारों रुपए तो मैट्रिमोनियल साइट्स पर दूसरी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। वैसे आजकल हमारे संबंधों में कटुता आ गई, क्योंकि पहले तो संबंध जो अपने पारिवारिक सदस्य होते थे, सगे संबंधी होते थे, वही हमें रिश्ते उपलब्ध कराते थे, लेकिन अब उनके प्रति भी हमारा व्यवहार कटुता का या प्रतियोगी का हो गया है, तो वो भी वैवाहिक कार्य में सहयोग नहीं दे पाते। तो मुझे एक समस्या रचना जी ने भेजी है, रचना पटौदिया ने महोबा यूपी से। उन्होंने अपनी डिटेल भेजी है 6 जनवरी 1994, जन्म समय भी लिखा है 5:35 शाम को। वो लिखते हैं कि उनके माँ बाप बहुत प्रयास करके भी अभी तक उनके लिए उपयुक्त जीवन साथी का चुनाव नहीं कर पाए। तो रचना जी, आपकी जन्म कुंडली में सबसे पहले तो शुक्र मंगल सूर्य और बुध के साथ में सप्तम स्थान में बैठे हैं, यानी कि सप्तम स्थान भी पीड़ित हो गया है, शुक्र भी पीड़ित हो गया है। शुक्र के पर मंगल और बुध का भी प्रभाव है और सूर्य का भी प्रभाव है। इसके अलावा आपके भाग्य स्थान पर शनि विराजमान है। ऐसा कहते हैं कि जब जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों का मेल बन जाता है तो वैवाहिक जो निर्णय लेने की क्षमता हमारी कुंठित होती चली जाती है। हम कुछ ऊंचा सोचते हैं, हम कंडीशन लागने लग जाते हैं और हम मूल जो उद्देश्य है उससे भटक जाते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले यदि अपने वैवाहिक कार्य की इस रुकावट को दूर करना है तो आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से 4 से 5 महीने के अंदर अंदर आपका वैवाहिक कार्य संपन्न हो जाएगा। आप करके देखिए। सबसे पहले तो आप, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पंचम स्थान पर शनि की दृष्टि में है, ऐसे में चंद्रमा के घर में उनके शत्रु ग्रह विराजमान है, तो ऐसे में चंद्रमा ऋण के कारक बन जाते हैं। ये एक मुख्य कारक बन जाता है, वैवाहिक बाधा में एक मुख्य पड़ाव बन जाता है। और चंद्र के ऋणता के कुछ संकेत भी होते हैं, जैसे कि आपके आसपास कुआं हो, बावली हो, या पानी का कोई स्रोत हो, मंदिर हो। यदि कुआं सूख जाए या कुआं में आप कचरा फेंकने लग जाएं, नदी में कचरा फेंकने लग जाएं, या फिर आपके आसपास का मंदिर उजाड़ हो जाए, तो ये चंद्र ऋण के पहले कारक बन जाते हैं। या फिर घर परिवार की बूढ़ी स्त्रियों का निरादर हो जाए, अपमान करें, या फिर हम अपने घर के बुजुर्ग स्त्रियों का अनादर करके अलग हो जाएं, तो इसके कारण भी चंद्र ऋण के कारक बन जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आप चंद्र ऋण को मुक्त करने के लिए लाल किताब संबंधी एक उपाय करें। उसके लिए घर परिवार में आपके कुल में जितने लोग हैं
जिनसे आपका खून का रिश्ता है, उनसे एक समान मात्रा में कुछ धन अर्चित कर लें। और यदि कोई देने में सामर्थ्यवान नहीं है या फिर आप उसके साथ संबंध सही नहीं है, तो आप उसकी जगह से अपने से या अपने पिता की तरफ से धन ले सकते हैं, लेकिन उस धन की मात्रा 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। तो धन को संग्रहित करके आप चांदी लेके आएँ और एक ही दिन उस चांदी को आप जल प्रभावित कर दें। यदि जल प्रभावित नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में देकर कोई मूर्ति, सिंहासन या कोई ऐसा जो चीज़ बनवा के मंदिर में दान कर दें। तो ये चंद्र ऋण से मुक्त होने का पहला उपाय है। इस उपाय को करेंगे तो आपके विवाह कार्य आगे बढ़ेगा। इसके अलावा आप एक और कार्य करें कि 7 शुक्रवार आपको 1 किलो लाल ज्वार लेकर उसको सफ़ेद रेशमी वस्त्र में बांधकर आपने उसे सुनसान स्थान पर दबाना है और ऐसा निरंतर 7 शुक्रवार करना है। ये भी शुक्र की प्रबलता बढ़ाने के लिए, क्योंकि शुक्र अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो उनसे अलग करने के लिए। शुक्र की सक्रियता होगी, सप्तम भाव जागृत होगा, तो निश्चित रूप से आपके वैवाहिक कार्य में की शुरुआत होगी, वो आगे बढ़ेगा। तो आप एक काम करके देखें, हर रोज़ आपको एक काम और करना है कि जौ और सरसों लेकर उसको रात्रि को अपने सिराने रखना है, और यदि रखने से पहले उसे घंटा 2 घंटा पानी में भिगो के आप अपने सिराने रखेंगे तो अत्युत्तम है। और इसको उठते ही प्रातःकाल पक्षियों को खिलाना है। आप मात्र ये उपाय करके देखिए, आप देखेंगे 3-4 महीने में आपके वैवाहिक कार्य जो है रुका हुआ है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो इन उपायों करने मात्र से आपके वैवाहिक कार्य की बाधा दूर हो जाएंगी, आपका विवाह सुनिश्चित हो जाएगा। और हाँ, आप अपने व्यवहार में भी थोड़ा मृदुता लाएं। घर की बुजुर्ग स्त्रियाँ हैं या घर के जो अन्य बुजुर्ग लोग हैं, उनको सम्मान दें, अपने शब्दों में मिठास लावें। पिता के साथ भी अपना जो व्यवहार है वो उसमें मृदुता लेके आए, क्योंकि अहम जो है, अहम जीवन की पहली रुकावट है। अहम करने से, घमंड करने से, अपने ऊपर अवमान करने से पहले तो शनि कुरुपेते हो जाते हैं, बृहस्पति पूरा सहयोग नहीं देते और हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती। बुद्धि काम नहीं करेगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वैवाहिक कार्य हो या किसी तरह का रोजगार स्थापित करना हो, गृहस्थ में सुख संपदा बनाना हो, तो उसके लिए हमारे व्यवहारों में, हमारे आचरण में कुछ ना कुछ सौम्यता